Hello aspirants, I'm Ritesh Shukla and this is 120 plus mains discussion and this is the second part of the disaster management and environment video. And what I'm going to discuss in this particular part is the questions related to environment और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए ये बता दूं कि ये जो ओवरऑल वीडियो है इसका जो पर्पस है वो आंसर प्रेजेंटेशन है। आंसर स्ट्रक्चर को कैसे आप बनाते हैं उसके बारे में बताना है, लिटिल बिट ऑफ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करना है क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर आप उससे रिलेटेड कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो ओवरऑल जो इस वीडियो का जो 120 प्लस डिस्कशन है उसका ओवरऑल जो मेन मकसद है वो यही है कि आप जब आंसर प्रेजेंट करें तो उसमें डायग्राम्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ्स उसको प्रेजेंट करें तो आखिरकार उनको आप कितना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों पर आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, कहाँ पर आपको कौन सी चीज नहीं इस्तेमाल करनी वो भी बताया जाएगा, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट चीजें प्रेजेंट करनी है वो भी बताया जाएगा। तो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव ऑफ ऑल दीज वीडियोज दैट वी आर प्रेजेंटिंग and we do hope that it will be very helpful for those people who are appearing for the mains 2021 and even for those people who are preparing for the UPSC. All right, so let's move on to the questions. The first question that I'm about to take is I'm really sorry, this is the disaster management one. Okay, तो जो पहला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का वो है व्हाट इज इंडियाज जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है जीनोम मैपिंग का, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसा ट्विस्टेड थिंग नहीं है, उसमें डायरेक्टली जो है इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना है और उसका सिग्निफिकेंस या पोटेंशियल बेनिफिट के बारे में बताना है। तो हम जो है इसको डिस्क्लोज करेंगे एंड देयर विल द आंसर विल बी कंप्लीट देयर इटसेल्फ। तो सबसे पहला चीज जो डिमांड है क्वेश्चन का वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंडियाज जीनोम प्रोजेक्ट, दैट इज द मेन थिंग दैट हैज टू बी डिस्कस्ड। ऑलराइट, तो आखिरकार जीनोम है क्या? Genome are actually that this part should not be explained in the question because question का केवल relation जो है इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट से है, तो you don't explain the genome part. जीनोम मैपिंग चीजें जो है बता सकते हैं भले ही, लेकिन जीनोम की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को जीनोम कहा जाता है और ये कहाँ मिलते हैं? ये डीएनए में मिलेंगे क्रोमोसोम्स के। ऑलराइट, तो जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और डीएनए में वो जो है क्रोमोसोम्स जिसको कहा जाता है ओवरऑल, उसमें ये मिलते हैं और ये जो जीनोम होते हैं ओवरऑल इंफॉर्मेशन देते हैं ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो आखिरकार इनका जो बेसिक मोटिव होता है वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म, कोई स्पेसिफिक स्पीशी है, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कि उनका कहाँ से वो आए हुए हैं या फिर किस स्पेसिफिक एरिया में वहां पर पड़े हुए हैं, उनकी बॉडी की एक्टिविटी क्या होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें जुड़े हुए होते हैं। और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्चर्स के बाद ये वो पॉइंट आउट कर पाते हैं कि ऐसे स्पेसिफिक जीनोम वाले कितने सारे लोग हैं और कौन से स्पेसिफिक ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन पे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है वो कितना इम्पैक्ट करती है या फिर नहीं इम्पैक्ट करती। इन चीजों को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट्स जो है ऐसे एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं जहां पर ऐसे ही कोई म्यूचुअल टाइप ऑफ एक्टिविटी वाले लोगों को रखा जाए ताकि वो जो है डिजास्टर प्रोन जो है ज्यादातर ना हो पाए, खास करके डिजीज को लेके। तो इसी वजह से जीनोम की जो है इंफॉर्मेशन लाई जाती है, जीनोम की जो है स्टडी की जाती है। ऑलराइट, इसके और भी एस्पेक्ट्स होते हैं बट दोज ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली पार्ट ऑफ बायोलॉजी, तो उसको हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, हमें इसको केवल इंडिया जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट से ही जोड़ के रखना है। So we'll start with the answer and in the introduction part, India's Genome Project is a government-funded project to sequence more than 1,000 individuals from diverse ethnicities to create a genome database for India. The Genome India project, a collaboration of 20 institutions including Indian Institute of Science and some IITs, will enable new efficiencies in medicine, agriculture and life sciences. तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो किनके द्वारा है? कोलैबोरेशन ऑफ 20 इंस्टीट्यूशंस, और वो उसमें कौन से इंस्टीट्यूशन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और कुछ आईआईटीज जो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है उनका क्या करना है कि ये जो स्पेसिफिक एरिया है, कोई भी स्पेसिफिक रीजन है इंडिया में, वहां के लोगों के जीनोम की स्टडी करके
और वहां पे जो डाइवर्स एथनिसिटी है वो उसका एक डेटाबेस क्रिएट करना है जीनोम का, ताकि उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेने के बाद वहां पर कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लान जो है वो प्रोड्यूस कर पाए। तो ये है इंडिया जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग? तो फर्स्ट थिंग जो इम्पैक्ट करता है वो किस पे करता है? हेल्थ केयर पे। मैंने बताया कि जीनोम से हम लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि बॉडी की एक्टिविटी के बारे में बताता है, और जब एग्जैक्ट बॉडी की एक्टिविटी पता चल जाती है तो वी कुड डिटेक्ट स्मॉल थिंग्स विच आर रिलेटेड टू डिजीजेस। तो उसमें जो सबसे पहला चीज आ जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, तो वो है हेल्थ केयर। ऑलराइट, तो participants of genome sample collections represent diversity of the country's population. It will help in following ways. Personalized medicine. The first obvious use would be in personalized medicine, anticipating diseases, modulating treatment according to genome of patients. Several diseases develop through the interplay of environment with multiple genes which differ across populations. तो इन द मॉडर्न वर्ल्ड क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो मिक्सअप हो गया है माइग्रेंट्स एंड एथनिक्स पीपल का, जो ये ओवरऑल जो मिक्सअप हो जाता है उसकी वजह से जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है किसी एक इंडिविजुअल की, उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा कोई इंडिविजुअल जिसमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है जिससे कि वो डिजीज को हो सकता है कि स्प्रेड कर रहा हो काफी तेज रेट पर, और कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है किसी सोसाइटी में जो कि ऐसे डिजीज को लेकर काफी प्रोन भी हो और उसको और भी तेजी से स्प्रेड करे, इससे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो आखिरकार क्या करना होगा कि जो जीनोम मैपिंग है उससे ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अ सर्टेन पर्सन वेदर इन अ सर्टेन कंट्री और रीजन, अगर वहां पर है भी तो इसका जो इंफॉर्मेशन है वो किस एरिया से आया हुआ है उससे हम पता लगा के ये बता पाएंगे कि हाँ इसको हम कहाँ पर किस रीजन में जाकर रख दें या फिर किस टाइप ऑफ एनवायरमेंट क्रिएट कर दें कि ये ज्यादा स्प्रेड ना कर पाए। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग, बेसिक रीजनिंग बिहाइंड जीनोम मैपिंग। ऑलराइट, determining gene disease link. Human genome sequencing is important to establish a link between diseases and the unique genetic makeup of each individual. For instance, cardiovascular disease generally leads to heart attacks in South Asians. If such propensities can be mapped to variations across genomes, it is believed public health interventions can be targeted better. तो अब जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है वो ज्यादातर हार्ट अटैक्स का कारण है साउथ एशियंस में। ये किस प्रकार से पता लगाया गया कि एक स्पेसिफिक स्टडी थ्रू जीनोम या फिर जीनोम मैपिंग के थ्रू ये जो है ये आइडेंटिफाई कर पाए कि इस रीजन के लोग जो हैं वहां पर ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जहां पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है बहुत ज्यादा हो और उनमें हार्ट अटैक की सिचुएशन काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये किसके द्वारा कंसिडर कर पाए? जीनोम मैपिंग के द्वारा, जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा। ऑलराइट, अब इसके ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि अफ्रीका में मिल्क जो है वो बिना गर्म किए ही पी लेते हैं, और जबकि इंडिया में बिना गर्म किए दूध नहीं पीते, जिससे कि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि जो कच्चे दूध से है वो खराब हो जाता है। ठीक है, या सौर मिल्क से यूएस में जो है उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, जो 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 डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द बॉडीली एक्टिविटी, ये बॉडीली इंडिविजुअल की जो बॉडीली एक्टिविटी है उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है रीजन्स में। उन सारे इंफॉर्मेशन को जीनोम के थ्रू पढ़ने के बाद और फिर उसको यूज किया जाता है कि ऐसे स्पेसिफिक इंडिविजुअल को कैसे कोई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हम प्रदान कर पाए ऐसे ही रीजन में जहां पर वो रह रहे हैं, ताकि वो डिजीज अगर स्प्रेड करते हैं या फिर उनका जो कंडीशन खराब हो जाएगा उसको कैसे प्रोटेक्ट कर पाए। ऑलराइट, तो इसकी वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर मैपिंग ही ओवरऑल एक रीजन का करते हैं। ऑलराइट, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज लाइक कैंसर इज अनदर सिग्निफिकेंट aspect. While genes may render some insensitive to certain drugs, genome sequencing has shown the cancer too can be understood from the viewpoint of genetics rather than being seen as a disease of certain organs. अब कैंसर को तो हाईली स्टेजेस में ये बताया जाता है कि दिस इज इफ नॉट डिटेक्टेड एट द इनिशियल स्टेजेस इट विल बिकम वेरी सीवियर। तो इसको भी अगर डिटेक्ट करना है थ्रू जेनेटिक्स वी कैन डिटेक्ट इट। जीनोम के थ्रू काफी इंफॉर्मेशन इससे मिलती भी है, इसके ही थ्रू कोई स्पेसिफिक ड्राइव और ड्रग में भी हम ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि अभी तक ऐसा डेवलप नहीं हो पाया, तो दिस इज वेरी मच हैंडी इन स्टडिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ द सीवियर डिजीजेस लाइक कैंसर आल्सो। ऑलराइट, another advantage of genome sequencing is that information regarding drug efficacy or adverse effects or drug use can be obtained. Drugs developed in the Western world and sold in India are pricey and may not be effective on the Indian gene. Mapping of India's genetic landscape is critical for next generation medicine. अब क्योंकि जेनोम
इंडियन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही है और जो सिग्निफिकेंस है जीनोम सीक्वेंसिंग का उसके बारे में बात हो रही है, तो दोनों ही चीज को हमको बताना है। जो जीनोम मैपिंग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ड्रग जो कहीं से मंगाया जा रहा है और इसका जो कॉम्पोजिशन है, इज दैट वर्किंग ऑन द इंडियन पीपल, ये जो है आइडेंटिफाई करना है। ताकि और ये कैसे आइडेंटिफाई हो जाएगा, व्हेन वी हैव मैप्ड सर्टेन रीजन थ्रू देयर जीनोम्स। अब जब वो जीनोम से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम ये भी बता पाएंगे कि जो ड्रग किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रहा है, the composition of those drug are those drugs being impactful on the bodies of the relevant people available here in a particular region. Alright, तो ये जो है काफी बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट को भी इंडिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है। ऑलराइट, it will enhance India's scientific capabilities. Next step would be genome mapping of crops that would help in better understanding of genetic basis of susceptibility of crops to blight, rust and pests. It may become possible to deter them genetically and reduce dependence on chemicals. तो जीनोम मैपिंग से केवल जो है इंडिविजुअल्स का केवल इनका ही हेल्प नहीं होगा, उसके साथ ही साथ जो वहां पर रहने वाले लोग हैं और जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है उसको भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि आखिरकार जो ब्लाइट्स हैं, रस्ट हैं, पेस्ट हैं, किसी स्पेसिफिक क्रॉप पे पड़ने के बाद अगर उसको कभी खा लिया जाता है, उसको कभी कोई इंडिविजुअल उसको ग्रहण कर लेता है, तो व्हाट आर द इम्पैक्ट दैट हैपन ऑन हिज बॉडी, और उस जो जीनोम की स्टडी होगी उसके थ्रू उस जो भी इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, उसको डिटेक्ट करके और वहां पर उनको जो है रेमेडी प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए भी मैपिंग की जा रही है। ऑलराइट, global science would also benefit from a mapping project which would provide data useful for the mapping of the spread and migration of a range of life forms in the old world and thus would help in better understanding of human evolution. तो absolutely genome evolution, genome mapping या sequencing का क्या कहना है कि ये human evolution की जो भी थियरीज है उसमें और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको प्रोवाइड कर सकती है। दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर जीनोम मैपिंग आर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग डन इन इंडिया। ऑलराइट, challenges and issues related to genome sequencing. How accurately and reliably genome sequencing measures genome variant is a big challenge. अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीनोम सीक्वेंसिंग में कि इनका जो एग्जैक्ट कोड है उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अब बिकॉज क्योंकि ये जो है काफी सारे कोड्स में कोडिफाइड होते हैं जीनोम, और उनमें से जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक जो पोर्शन है उसको निकाल कर उसको बता पाना कि ये जो है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है एंड दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। ऑलराइट, तो इसीलिए accurate कितना information निकाल पा रहे हैं, that is also very much important. The role of most of the genes in the human genome is still unknown or incompletely understood. Further, most physicians are not trained in how to interpret genomic data. Therefore, a lot of the information found in the human genome sequence is unusable at present. So many of the scientists and many of the researchers who are doing researches on genome, they are not very much handy in knowing about the informations. They do not know how to get out the informations through genome and all other sequencing and other things that are involved in knowing about the organism. तो ये जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता है, काफी कम इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्ट्रेंट। ऑलराइट, regulation. The volume of information contained in a genome sequence is vast. Policies and security measures to maintain the privacy and safety of the information are still new. India today has only loose regulations for the budding field. The Indian Council of Medical Research, apex body that regulates clinical trials in India, has no specific guidelines to govern genetic testing laboratories. अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन जीनोम मैपिंग के लिए, उसमें इवन जीनोम मैपिंग नहीं अदर थिंग्स के लिए भी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो पॉलिसीज या सिक्योरिटी मेजर्स हैं प्राइवेसी को लेके, उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे मैकेनिज्म नहीं डेवलप किए गए हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जो कि एपेक्स बॉडी है क्लिनिकल ट्रायल्स और इन सब पे जो कि प्रिसाइड करती है, वो अभी तक ऐसे मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाई जिससे कि जीनोम के बारे में कितना हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कितना उसको लिमिट रहना चाहिए उसके बारे में नहीं बताया गया है। तो रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज रिसर्चेस दैट आर बीइंग डन फॉर द जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट इज बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। तो इसके लिए रेगुलेशन भी बनाना आवश्यकता है। Now let's conclude the answer. Given the benefits of genome sequencing, it will help in better understanding of the human body and processes and will help in treating earlier untreatable diseases.
although there are some issues and challenges, these can be handled and रिजॉल्व। अब जीनोम सीक्वेंसिंग में मैंने बताया कि जो टेक्निकलिटी है उसमें प्रॉब्लम है, ये बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में से जीनोम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, तो ये जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है। और क्योंकि वी हैव नॉट एडवांस्ड अलॉट इन दिस फील्ड, तो इसकी वजह से कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रेंट्स ऑलरेडी होते हैं। So this is the overall answer for this particular question on how Indian genome mapping project is working. What are the challenges that it is facing? What is the significance of Indian genome mapping? All right, not Indian, only genome mapping. All right, so let's move on to the other question. This is a very simple question that is directly from the ecology. Ecology का ये काफी important question है, important part है actually में, और जो सेकंड सेक्शन है वो है वाटर टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो पहले तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हमें बताना है और फिर कितने टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं उनको जो है बताना है। बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें देना है, तो विद इन, इफ अगर ये 200 वर्ड का है तो डेफिनेटली इट विल बी फॉर अराउंड 12 मार्क्स और 12 to 10 मार्क्स, और अगर 250 वर्ड्स का है तो ये 15 मार्क्स का होगा। जब 15 मार्क्स का होगा तो जो आप टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनाएंगे उसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो what is the demand of question? Straight away it is what is carbon sequestration। कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से इंपैक्ट क्या पड़ते हैं, उसका भी वो स्पेसिफिक आंसर ये हो सकता है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन से जो इसके अलग अलग जो प्रकार होते हैं उनसे स्पेसिफिक रीजन जैसे कि ओशन है या फिर सॉइल या फिर लैंड है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें भी जो है कुछ आंसर्स यहाँ से निकाले जा सकते हैं। तो ओवरऑल केवल कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन जानने से हम 3-4 अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन इज, अब आप ये जानते होंगे कि CO2 इज क्वाइट अबंडेंट इन आवर एनवायरनमेंट, और इससे भी ज्यादा अबंडेंस में जो हमारे एनवायरनमेंट में है वो है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पृथ्वी पर है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, इट इज द ऑक्सीजन दैट गिव्स अस लाइफ। ऑलराइट, तो कार्बन जो प्रेजेंट है वो आखिर कहाँ है? दीज आर इन सॉलिड फॉर्मेट और इधर इन लिक्विड फॉर्मेट। अब क्योंकि ये ऐसे स्टेट्स में है जो कि किसी कंपाउंड में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिटोरिएशन खास करके ह्यूमन है उनको नहीं कर पाते, ठीक है। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन एम्पल अमाउंट, इन एम्पल अबंडेंस ऑन अर्थ, but they are present in solid, liquid and gaseous format. That is why they do not react with other kind of compounds, other kind of elements like oxygen, और उससे जो है वो specific kind of ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे है उसको जो है नहीं बनाते, एनवायरमेंट को गर्म नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी लिविंग कैपेबिलिटी है, जो ह्यूमन की लिविंग कैपेबिलिटी है, जो लिविंग टेम्परेचर है, उसको जो है सस्टेन करते हैं, बिकॉज कार्बन का बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन नहीं होता, ठीक है। तो जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो क्या है उसको हम इसके थ्रू जान लेंगे। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग, सिक्योरिंग एंड स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में उसको जो काफी बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि कुछ 10 इयर्स या 20 इयर्स पहले अराउंड 1% हुआ करता था, आज 2% के आसपास है। इसको स्टोर करना है और इसको रिड्यूस करना है एनवायरनमेंट से, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिलेटेड टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। Alright, the idea is to stabilize carbon in solid and dissolved form so that it doesn't cause the atmosphere to warm. The process shows tremendous promise for reducing the human carbon footprint. There are two main types of carbon sequestration, biological and geological ones. तो मैंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर करना है, और इसको जो स्टोर करना है वो कैसे हो सकता है, ताकि कार्बन को स्टेबलाइज किया जा सके, और जो हीट पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, बिकॉज इट इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हीट, तो ये जो कार्बन है उसको जो है किसी न किसी फॉर्मेट में अर्थ में ही रहने देना है, और उतना ही हमको यूज करना है उससे जितना के रिसोर्सेस में हम इस्तेमाल कर पाए। ऑलराइट, तो ये एनवायरनमेंट को वार्म न कर पाए, इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ऑलराइट, तो in many ways carbon is life, a chemical element like hydrogen or nitrogen. Carbon is basic building block of biomolecules. It exists on earth in solid, dissolved and gaseous forms. Carbon is in graphite and diamond but can also combine with oxygen molecules to form gaseous carbon dioxide. अब मैंने बताया कि कार्बन इज अबंडेंट इन ऑन अर्थ, बट ये जो है सॉलिड फॉर्मेट में है या लिक्विड या गैसेस फॉर्मेट में है,
जब ये किसी डायमंड का एक फॉर्मेट में कंस्ट्रक्टेड है तो वहां से हमको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जब वो वहां से रिलीज हो जाता है, डायमंड से नहीं, अगर कोई सॉइल है वहां से अगर कार्बन रिलीज होता है, या फिर किसी ह्यूमन, इवन ह्यूमन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वो जो एनवायरमेंट में जाके मिल जाता है और उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, दैट इज वार्मिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, विच इज नॉट गुड फॉर द लिविंग ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, दैट इज इम्पैक्टिंग द ह्यूमंस डायरेक्टली। तो इसकी वजह से कार्बन्स को हमें ज्यादातर स्टोर करना है, ताकि हम उनसे इस्तेमाल उतना ही कर पाए जितना हमें आवश्यकता होगी। ठीक है। Now, where is carbon involved in the environment and its repercussion on environment? अब कार्बन कहाँ इन्वॉल्व होता है एनवायरमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड इज हीट ट्रैपिंग गैस प्रोड्यूस्ड both in nature and by human activities. Man-made sources of carbon dioxide come from burning of fossil fuels such as coal, natural gas, oil for uses in power generation, transportation. Carbon dioxide is also released through land use changes, biologically through oceans, decomposition of organic matter and forest fires. अब अभी पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया कि फॉरेस्ट फायर इज आल्सो अ वेरी important reason why we are increasing the carbon dioxide in the environment। ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि हीट ट्रैप कर लेता है। अगर आपने हीट बजट पढ़ा हुआ है तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज इज ट्रैप्ड बाय द clouds, certain amount is trapped by the air that is present in the environment, जो सन से डायरेक्टली आती है। अगर ये हीट ऑक्यूपाई कर लेंगे तो अर्थ का जो टेम्परेचर है दैट विल इंक्रीज टू अ सर्टेन अमाउंट, और जो हमारा लिविंग कैपेसिटी है या फिर फील करने का जो कैपेसिटी है हीट का, दैट इज क्वाइट लो। अगर ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री भी इंक्रीज कर जाता है, दैट विल बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, क्योंकि अर्थ की हीटिंग दैट इज डायरेक्टली जो हीटिंग होती है उससे तो हमें प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन अगर अर्थ का ही एनवायरनमेंट हीटअप हो जाए तो दैट विल कॉज मोर डैमेज टू द पीपल लिविंग हियर और द फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, दैट इज द बेसिक थिंग। Now, the buildup of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere can trap heat and contribute to climate change। अब ये तो climate change obviously कर रहा है, क्योंकि CO2 जो है heat को trap कर लेता है, that is impacting the environment। Learning how to capture and store carbon dioxide is one way scientists want to defer the effects of warming in the atmosphere. This practice is now viewed by the scientific community as an essential part of solving climate change। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो जा रहा है, इसको कैसे कंटेन कर ले हम, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हम क्रिएट कर लें जिससे कि CO2 को कंटेन कर लें, और जो CO2 कंटेन करने का जो तरीका है उसको जो है कितना ज्यादा कारगर और डेवलप कर दें, यही जो है अभी साइंटिस्ट का रिसर्च है, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको काफी हद तक रिड्यूस किया जा सके। ठीक है। Now, how exactly this is the pictorial presentation on how carbon sequestration happen। तो अब ये कम्बिशन है थ्रू, क्योंकि वेंट्स के थ्रू जो है फायर निकलता है या लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, और ये जो मैग्मा निकलता है दैट उसका जो इतना भी अमाउंट होता हो दैट इज नॉट वेरी मच इम्पैक्टफुल, क्योंकि ये तो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। लेकिन ये जो स्मोक यहाँ से निकलता है दैट इज वेरी मच इम्पैक्टफुल फॉर द एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन इज देयर बट द स्मोक केमिकली जो है उससे जो है वहां पर कंपाउंड कुछ क्रिएट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि CO2 में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं उससे भी, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उससे भी कुछ स्मोक निकलते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती है। और ये जो स्मोक निकल रहा है, या फिर ऑटोमोबाइल से जो स्मोक निकलता है, या फिर जो कोई स्पेसिफिक एरिया है, हाउसेस है, वहां पर फ्रिज है या फिर एसीज है, उससे जो CFCs निकलती है वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन ये जो है इम्पैक्ट करने से CO2 में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, एंड इन सिमिलर वे assimilation by plants and animals, animal respiration, प्लांट रेस्पिरेशन, assimilation into soil, assimilation by phytoplankton, और जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है, ऐसे डिकम्पोजिशन जो कि कोल, ऑयल और पीट फॉर्मेट में अर्थ के जो लैंड है उसके नीचे काफी जो है, जिसको फोसिल फ्यूल्स कहा जाता है, काफी समय बाद जो है वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाती है। इनका जब डायरेक्टली इस्तेमाल होता है तो उसमें से भी निकलने वाले स्मोक जो है दैट आर इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो इस ओवरऑल
एस्पेक्ट का कहने का मतलब है कि व्हेन वट एवर वी आर नीडेड, अगर ऑयल की हमको आवश्यकता है तो वी आर गोइंग टू यूज इट एज पर द रिसोर्सेज दैट वी वांट, उससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट, और हमें CO2 को रिड्यूस करना है ताकि एनवायरमेंट काफी ज्यादा हीटअप ना हो पाए, एंड द प्रोसेस रिलेटेड दैट इज कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। ऑलराइट, अब इसी प्रकार से ओशंस पर भी है, जो भी कार्बन जो कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो ओशन के ऊपरी लेवल पर जाके जम जाता है, और जमने की वजह से इसमें कई सारे ऐसे फ्लोरा फौना होते हैं, कई सारे ऐसे वहां पर फाइटोप्लैंक्टन ही हैं, वो जो है इनसे जो उनको एग्जैक्ट मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो मिलने की जगह पर कुछ और ओवरऑल प्रेजेंट होता है, जो कि कंपाउंड क्रिएट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ओशन के ऊपरी लेयर को मिलने की वजह से, जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दैट आल्सो इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर दी ओशियन लाइफ ऑल्सो, मरीन लाइफ के लिए भी ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होता है और वो जो है ओशन में जाके मिलके एक नया कंपाउंड क्रिएट कर देते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, दैट इज एन अनदर पार्ट। ऑलराइट, तो आपको बस यहाँ जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज डूइंग डैमेज टू द एनवायरमेंट विच इज नॉट बेनिफिशियल बोथ फॉर द ह्यूमन एंड even for the marine life. All right, so this is the overall the impact of the carbon. Now, types of carbon sequestration, as it was already explained: biological carbon sequestration, geological carbon sequestration is the storage of carbon dioxide in vegetation such as grasslands or forests as well as in soils and oceans. अब क्या होता है कि प्लांट्स को जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे या इनकी फार्मिंग जितना ज्यादा करेंगे प्लांट्स या ट्रीज की, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रीज होते हैं जो कि लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर कर लेते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और रॉक्स। अब कोई स्पेसिफिक रॉक्स होते हैं उसमें भी क्योंकि श्रब्स या फिर कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्लांट्स जो है उसमें भी डेवलप कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। जो इग्नियस रॉक होते हैं उसमें तो नहीं होते, लेकिन जो मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं तो उसमें जो है ऐसा श्रब्स या कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ह्यूमस जो है प्रोड्यूस हो जाता है, उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो है सकअप कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड part where carbon dioxide can be sucked up from the environment, ठीक है, for the reduction of the carbon dioxide. Another thing is technological carbon sequestration. अगर ये काफी बड़ा 250 वर्ड के अगर अराउंड लिमिट होता तो you could have explained that and you could have also explained these thoroughly, but क्योंकि हम जो है 200 वर्ड्स में इसको लिमिट कर रहे हैं तो इसलिए we are going to present that much only. तो impacts of carbon sequestration: about 25% of our carbon emissions have historically been captured by Earth's forest, farm and grasslands. Scientists and land managers are working to keep landscapes vegetated and soil hydrated for plants to grow and sequester carbon. तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि प्लांट्स ही, ट्रीज ही सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि CO2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा वो और भी ऐसे फार्म्स या फिर कोई बड़े बड़े ग्रासलैंड्स वो जो है डेवलप कर रहे हैं ऑन लार्ज बेसिस सो दैट CO2 को उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, as much as 30% of carbon dioxide we emit from burning fossil fuels is absorbed by the upper layer of the ocean, but this raises the water's acidity. Ocean acidification makes it harder for marine animals to build their shells. Scientists and fishing industry are taking proactive steps to monitor the changes from carbon sequestration and adopt fishing practices. अब मैंने बताया कि जो ओशन का अपर लेयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सअप की वजह से जो ऊपर पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या कोई एनिमल अगर वहां पर रहते हैं जिनके पे शेल्स होते हैं, कोई या स्पेसिफिकेशन होता है एक टाइप ऑफ एनिमल का, वो जो प्रेजेंट होते हैं और एक प्रकार से आइडेंटिटी है व्हाई ओशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वो जो एनवायरनमेंट है उसको बनाए रखे हुए हैं, तो उनको जो है ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ द मिक्सअप विद द ओशन। तो ये जो ब्रेक करने का तरीका है फाइटोप्लैंक्टन का या फिर ऐसे शेल्स रिलेटेड एनिमल्स का, उनको अगर ब्रेक कर देंगे तो जो वहां का जो ओवरऑल साइकिल है, इकोसिस्टम है, उसको वो डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ाते हैं, जैसे कि हीटिंग है या फिर कोई और एस्पेक्ट है एनवायरनमेंट का, उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट as far as environment is concerned because it is reducing the age limit of humans. All right, now let's conclude the answer.
Carbon sequestration occurs both naturally and as a result of anthropogenic activities and typically refers to storage of carbon that has immediate potential to become carbon dioxide gas. In response to growing concerns about climate change resulting from increased carbon dioxide concentrations in the atmosphere, considerable interest has been drawn to the possibility of increasing rate of carbon sequestration through changes in land use and forestry, and also through geoengineering techniques such as carbon capture and storage. अब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का जो मेन मोटिव है वो CO2 को रिड्यूस करना है, और उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी एग्जांपल जैसे कि ट्रीज को प्लांट करना, या फिर बड़े बड़े ग्रासलैंड्स बना देना, या फिर फार्म्स काफी ज्यादा प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें एक्टिविटी की जा रही है गवर्नमेंट्स द्वारा भी, ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो पाए और CO2 को हम रिड्यूस कर पाए और एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रहने दें, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल this is the answer format that is required for the simple question that was carbon sequestration, और इस फॉर्मेट के थ्रू वी कैन गेट एज मच मार्क्स। अगर 12 मार्क्स का है तो आई डेफिनेटली बिलीव दैट अराउंड 10 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट इट, क्योंकि इसमें मैं हमेशा से बताता हूं कि आंसर प्रेजेंट करने में आपके मार्क्स जो कटते हैं वो इसकी वजह से कटते हैं कि वर्ड लिमिट तो होता ही है, वर्ड लिमिट के भीतर तो आपको लिखना ही है, उसमें तो आपके मार्क्स कट ही जाएंगे अगर वो ज्यादा हो गया तो। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें जो पर्सपेक्टिव दी जा रही है, जो पर्सपेक्टिव है वो कितना रेलेवेंट है क्वेश्चन को लेके, वो और जो अलग अलग पर्सपेक्टिव, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव जो प्रेजेंट किए जाते हैं उनके कंपैरिजन में आपकी पर्सपेक्टिव कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो हेल्प करता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी राइट अ सर्टेन काइंड ऑफ आंसर इन अ सर्टेन मैनर। इसके अलावा भी दूसरे ऐसे पैटर्न में लिखा जा सकता है आंसर, but obviously you have to stretch mark, you are in a competition, so you'll have to present it better. All right, so thank you for watching this, and I will be continuing the video of the GS3, and I'll be coming up with other subjects. Thank you for watching this.